हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस सिंप्लीफाइड विद मी प्रियंका। तो पहले पार्ट में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछली क्लास में मैंने आपको नेशन, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट क्या होती है उसके बारे में डिफरेंस बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर को हम किस टाइम लाइन में स्टडी करेंगे। तो उसी टाइमलाइन का जो पहला खंड है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट टाइमलाइन, ये इतनी कहानी हो गई जो यूरोप में राइज ऑफ नेशनलिज्म की। भाई ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिससे ये कहानी स्टार्ट हुई थी? किसी ने तो आके लोगों के अंदर ये आइडिया डाला होगा नेशनलिज्म नेशनलिज्म, तभी तो रिमाइंडर पूरे यूरोप के अंदर उस आइडिया को एक स्पार्क मिला, किक मिला। तो वो क्या चीज़ हुई थी सबसे पहले जिसके कारण ये सब स्टार्ट हुआ? वो सबसे पहले जो इवेंट हुआ उसको आपने पिछली 9th क्लास में भी पढ़ा है। दैट फर्स्ट इवेंट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। आज की क्लास में हम उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे ध्यान देंगे। काफ़ी कुछ आप वो पढ़ेंगे जो आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए एक जनरल छोटा सा रिकैप होगा। हम ये भी देखेंगे कि नेपोलियन का राइज फ्रांस की पॉलिटिक्स में किस तरीके से हुआ। बिफोर आई स्टार्ट विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा। व्हेनेवर यू स्टडी रेवोल्यूशन ऑफ एनी काइंड, अब मैं हमेशा एक एग्जाम्पल अपनी क्लास में देती हूँ और मैं घर में बच्चों को भी देती हूँ कि जब तुम्हें डांट पड़ती है या जब तुम्हें किसी चीज़ के लिए ज़ोर से बोला जाता है तो उसको तुम मानो एक एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अब तुम्हें किसी चीज़ पे डांट पड़ी, उसका कुछ कारण तो रहा होगा कि तुम्हें डांट पड़ी, और जब डांट पड़ती है उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो तुम ठीक करते हो तो उस डांट का कुछ आउटकम भी होता है। तो कोई भी चीज़ जो होती है उसका कुछ कारण भी होता है और होने के बाद उसके कुछ आउटकम भी होते हैं। रेवोल्यूशन भी एक ऐसी चीज़ है। चाहे आपने पिछली क्लास में रशियन रेवोल्यूशन जो पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बिगनिंग पढ़ी थी, चाहे वो कोई भी रेवोल्यूशन हो, कुछ भी इवेंट हो हिस्ट्री का, हमेशा उसका एक बैकग्राउंड होता है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके कारण वो चीज़ होती है। फिर एक एक्चुअल इवेंट होता है रेवोल्यूशन का, और रेवोल्यूशन होने के बाद समाज में, सोसाइटी में क्या बदलाव आते हैं वो एक दूसरा पार्ट होता है। सो इफ वी टेक रेवोल्यूशन एज वन पॉइंट, देयर आर ऑलवेज कॉजेज फॉर रेवोल्यूशन, द एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन एंड देन आउटकम्स ऑफ रेवोल्यूशन. So we will study French Revolution in the same way. What was the background? What were the causes? और exact event we will not study in this class क्योंकि exact event आप पिछले साल पढ़कर आए हैं. So we are not going to touch that. We will see the outcome of revolution and how it inspired nationalism in Europe. So let's have a look at that. Now, बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो आप सब ने पिछले साल वो पढ़ा है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन था फ्रांस का राजा? भाई बड़ा जो यंग राजा बन गया था वो था लुई फिलिप। और लुई फिलिप कौन सी डायनेस्टी से था? फ्रांस में ही बिलोंग टू द बर्बन डायनेस्टी। सो लुई फिलिप belonged to Bourbon dynasty and France was ruled by Bourbon dynasty. जब लुई 16th राजा बना तो जैसा कि पिछले साल आपने सबने पढ़ा है, बहुत ही यंग राजा था, बहुत ही इमेच्योर राजा था। उसकी एक रानी भी थी जो उस जितनी ही इमेच्योर थी, और उसके कारण जो जनरल जनता थी फ्रांस में वो अपने राजा से थोड़ा सा अपसेट थी क्योंकि जो राजा के डिसीजंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। साथ ही साथ आपने पिछले साल ये भी पढ़ा कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। आपको ये भी याद होगा कि कैसे फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट जो कि क्लर्गी और नोबिलिटी थी वो तो सारे मजे उठा रहे थे, कोई टैक्सेस नहीं दे रहे थे, कुछ भी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, वो सारी लग्जरीज एंजॉय कर रहे थे। और सबसे ज्यादा पिस कौन रहा था? जो आम जनता थी, जो थर्ड एस्टेट में थी। तो इसके कारण भी लोगों के अंदर काफी गुस्सा था। और लास्टली
जो फ्रांस की हालत थी वो कुछ इस तरीके की थी कि फ्रांस बहुत अलग अलग जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ रहा था और उनके पास पैसे नहीं थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी बैकग्राउंड में हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप का वो पहला इंसिडेंट था जहाँ पर लोगों ने हिम्मत करके फाइनली ये कहा इनफ इज इनफ, भाई आपसे हम थक चुके हैं, आप होंगे राजा अपने घर में होंगे, लेकिन हमें तो अब आपके रूल से मुक्ति चाहिए, हमें नहीं चाहिए राजाशाही, क्योंकि राजा के अंडर रहने से हमारा क्या फायदा हो रहा है। किसान गरीब है, मजदूर गरीब है, आप हमसे सारे टैक्सेस ले रहे हैं, जो अमीर लोग हैं और जो चर्च की क्लर्गी है वो सब अपनी एंजॉयमेंट कर रही है, तो आप किस बात के राजा हो। आपको ये सब याद है ना, पिछले साल आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये था बैकग्राउंड, क्या हालत थी फ्रांस की सोसाइटी की, कुछ इस तरीके की हालत थी। तो एग्जैक्टली व्हाट वर द कॉजेस फॉर द रेवोल्यूशन। सबसे पहला तो यही था कि लुई 16 का जो रूल था वो बहुत ही करप्ट और अनफेयर रूल था। जो सोसाइटी का डिवीजन था एस्टेट्स के अंदर वो भी लोगों को बहुत अनफेयर लगता था, क्योंकि उसमें जैसा कि आपको पता है थर्ड एस्टेट को सारे टैक्सेस देने होते थे लेकिन उनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थी। किंग ने अपने आप को लिटरली क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी बात आप इसलिए मानोगे क्योंकि भैया मैं तो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव हूं, सो वॉट एवर आई से इज द फाइनल वर्ड। पीपल वर फेड अप विद दिस। देन लाइक यू रेड लास्ट ईयर, फ्रेंच किंगडम बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा था, बहुत ज्यादा उधार हो गया था, डेट हो गया था, और लुई 16 उस डेट को पूरा करने के लिए व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज पुटिंग मोर एंड मोर टैक्सेस ऑन द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। ये सब के कारण क्या हो रहा था कि राजा और उसके जो दरबारी थे उनका जीवन तो बिल्कुल मस्त बीत रहा था। मतलब खाने की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, सारी राजसी उनके ठाट बाट थे। आपने वो एक इंसिडेंट सुना है कभी, आपको क्लास में अगर बताया गया हो कि एक बार लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उसको किसी ने आके बोला लुई 16 को कि राजा साहब जो जनता है ना उसके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। यू रिमेंबर यू स्टडीड अबाउट सबसिस्टेंस क्राइसिस लास्ट ईयर कि जब बेसिक चीज़ों की कमी हो गई थी सोसाइटी में, तो किसी ने आके बोला कि राजा जी जो आम जनता है वो बेचारी ब्रेड तक नहीं खा पा रही है। तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा कट ऑफ थे द किंग एंड द क्वीन फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ that it is infamous in the accounts of history that Mary Antoinette responded by saying bread nahi hai to pastry kha le. तो this statement tells you what a disconnect there was between the king and his subjects. राजा जिन लोगों के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल था उन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट करके द किंग एंड हिज कोर्टियर्स वर लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, जबकि जो आम कंट्री साइड फ्रांस के जो गांवों में छोटे शहरों में जो जनता थी वो बिल्कुल त्रस्त थी और खाने के लिए उनके पास ब्रेड तक नहीं थी, आलू तक नहीं था। सो किंग एंड रिच पीपल लेड अ कंफर्टेबल लाइफ बट पुअर पीपल कंटिन्यूड टू बिकम पुअरर। एंड देन देयर वाज अ फेमिन इन 1788 जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। आपने पढ़ा है पिछले साल सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है। तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी था वो भी लोगों के पास खत्म हो गया। तो हमने पिछले साल पढ़ा था कि इस सब बैकग्राउंड में इवेंचुअली ये आपको इस साल नहीं लिखना, बट इफ यू हैव टू रीकैप, इफ यू रिमेंबर टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी और वहाँ पर थर्ड एस्टेट ने वॉकआउट कर दिया कि आप हमें वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, फेयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इवेंचुअली दैट इज टेकन एज कंट्री साइड रिवोल्ट हो गया था, एंड दैट इज टेकन एज द फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789. So you've seen all the causes because of which French Revolution took place. एक्चुअल इवेंट जो रेवोल्यूशन था, किस तरीके से टेनिस कोर्ट ओथ हुई, लोगों ने कंट्री साइड रिवोल्ट कर दिया, किंग को अरेस्ट कर लिया गया, बाद में एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, ये सब आपने पिछली क्लास में पढ़ा है. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस ईयर और आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे.
This year the important part is outcome of French Revolution. French Revolution का outcome क्या था? So let's have a look at the outcome of French Revolution. Now the first and foremost outcome of French Revolution was a sense of French identity was established. अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैम पहले क्या French identity नहीं थी? नहीं, पहले जो उनकी आइडेंटिटी थी वो राजा की प्रजा वाली थी. दे वर नॉट फ्रेंच सिटीजन्स, दे वर द सब्जेक्ट्स ऑफ बर्बन डायनेस्टी, दे वर द सब्जेक्ट्स ऑफ लुई 16th, they were not citizens of France. So the first thing that happened was people started looking at themselves as citizens of France, as people who owned France, कि जो उनका देश है, they are not under any king. The next important development was a new tricolor replaced the royal flag. मैंने आपको पहले बताया था कि राजाओं के जो फ्लैग्स होते हैं उनके ऊपर उनका एम्बलम होता है, वो सब साइन बना होता है, बट दैट एम्बलम ऑफ बर्बन डायनेस्टी वाज नाउ रिप्लेस्ड विद अ ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग. आप देख सकते हैं ब्लू, व्हाइट एंड रेड कलर का फ्रेंच फ्लैग यहाँ पर. एक नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई थी जो कि आपने पिछले साल पढ़ा था, एक्टिव सिटीजन्स थे उसमें. दे वुड सिलेक्ट अ बॉडी ऑफ पीपल और वो लोग सब लॉज बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था और उसके बाद इवेंचुअली फ्रांस एक रिपब्लिक भी बन गया था. कुछ नए हिम्स कंपोज हुए, गाने कंपोज हुए. फ्रांस का जो नेशनल एंथम था वो भी लोगों को बताया गया कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है. उसके अलावा इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड. फ्रांस के अंदर जो भी किंग ने अलग अलग कस्टम्स ड्यूटीज लगाए हुए थे वो सब अबॉलिश कर दिया गया. एक तरीके से कॉमन टैक्सेशन बनाने की कोशिश की गई ताकि सब लोगों को फेयरली ट्रीट किया जा सके. पहले फ्रांस के अंदर रहने वाले एरियाज में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग लहजे से भाषा बोलते थे. नाउ पीपल वर एनकरेज्ड टू स्पीक ओनली इन फ्रेंच लैंग्वेज. सो फ्रेंच आइडेंटिटी इन एवरी पॉसिबल वे, चाहे वो फ्रांस का नेशनल एंथम बनाना हो, चाहे वो फ्रांस का फ्लैग बनाना हो, चाहे वो फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देना हो. आप देख रहे हैं किस तरीके से एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई. और लास्टली यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ. इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ आपके लिए. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का मतलब है, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अब मान लीजिए इंडिया में अगर कश्मीर में रहने वाले लोग अलग तरीके से सब्जी बेच रहे हैं, वो पाउंड के हिसाब से बेच रहे हैं. दिल्ली में रहने वाले लोग किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हैं. मैं तमिलनाडु में जाऊं तो कपड़ा मीटर के हिसाब से मिल रहा है. मैं गुजरात में जाऊं तो कपड़ा यार्ड के हिसाब से मिल रहा है. तो आप will it be very easy for the economy to function? How will we keep changing the price according to meter, yard, kilogram, pound? It becomes so difficult. फ्रांस के अंदर क्या था, किंग को अपने सिर्फ टैक्सेस से मतलब था. सब एरियाज का अपना अपना ओन सिस्टम चल रहा था, जहां पे जैसा कर रहे थे लोग. किसी को किसी मेजरमेंट से बेचना है, किसी को किसी मेजरमेंट से बेचना है. किंग को सिर्फ इस चीज से मतलब था कि उसने जो टैक्स बोला है वो उसके पास आ जाना चाहिए. लेकिन ये जो अलग अलग मेजरमेंट वेट्स का सिस्टम चल रहा था उसके कारण फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बिखरी हुई थी. उसके अंदर कोई यूनिफिकेशन नहीं था. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करने में इतनी अड़चने थी क्योंकि वेट्स और मेजरमेंट कॉमन नहीं थे. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का था वो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया. तो आपको कई बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन में से. आपको कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है 50 to 60 वर्ड्स में. आपको आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है 50 to 60 वर्ड्स में. अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो वी आर गोइंग टू कवर वन मोर टॉपिक ऑफ आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन थोड़ा डिटेल में, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपको
सिंपल 3 मार्क आंसर है, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं, खट खट खट। फ्रेंच आइडेंटिटी वॉज एस्टैब्लिश, फ्रेंच फ्लैग वॉज मेड, नेशनल असेंबली वॉज सेटअप, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, न्यू सॉन्ग्स, हिम्स, नेशनल एंथम वॉज रिटन। यू जस्ट हैव टू राइट इट इन द पॉइंट, दैट्स इट। कोई एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विल रिमेन दिस। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू नो इट वेरी वेल, आप पिछले साल से भी करते आ रहे हैं, इस साल दोबारा कर लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा आ सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइस में 4 स्टेटमेंट दी होंगी और बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इन ऑर्डर टू नो कौन सा इसमें से आउटकम नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से आउटकम्स हैं। तो आप ये आउटकम्स याद कर लेंगे तो आपको बड़ा इजीली पता चल जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चन दैट यू मे गेट आउट ऑफ दिस पोर्शन। अब ये तो हमने मोटे मोटे पॉइंट समझ लिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम क्या थे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलर हुए। वो क्या कॉन्सेप्ट्स थे? लेट्स हैव अ लुक। जो 2 न्यू आइडियाज फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलर हुए, वो था एक ला पात्रे और दूसरा ले सितेयन। ला पात्रे एंड ले सितेयन। नाउ व्हाट डज ला पात्रे मीन्स एंड व्हाट डज ले सितेयन मीन्स? इन दोनों का क्या मतलब है? लेट्स हैव अ लुक। ये आपको बहुत ऑफन शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर में पूछ लिए जाएंगे, तो आपको ये मोटी डेफिनेशन इनकी आनी चाहिए। ला पात्रे का मतलब है द फादरलैंड, यानी कि आपकी वो जमीन जहां पर हम पैदा हुए। नाउ फ्रेंच पीपल लुक्ड एट देयर लैंड एज मैस्क्यूलिन थिंग, फादरलैंड, जैसे इंडिया में हम मदरलैंड बोलते हैं, दे कॉल्ड इट फादरलैंड। तो ला पात्रे मीन्स योर फादरलैंड। व्हाट डिड इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइड कि अब हमारी किसी राजा की तरफ लॉयल्टी नहीं है। वी आर नॉट लॉयल टू अ किंग नाउ, देर इज नो किंग। वी आर लॉयल टू दिस लैंड वेयर वी आर बोर्न एज फ्रेंच सिटीजन्स एंड वी आर ऑल यूनाइटेड नॉट बिकॉज कोई राजा हमारे ऊपर राज करता है। वी आर यूनाइटेड बिकॉज वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड दैट वी कॉल फ्रांस। ये मतलब हुआ ला पात्रे का। और ला सितेयन का मतलब क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। ला सितेयन का मतलब हुआ सिटीजन, द सिटीजन। What did that imply? It implied that now no one is a king's subject. कोई राजा की प्रजा नहीं है, बस एक फ्रेंच सिटीजन है। और जो भी फ्रेंच सिटीजन्स हैं दे आर ऑल इक्वल एंड फ्री। तो जो इन सब आउटकम्स के अलावा जो 2 नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आए वो थे ला पात्रे एंड ले सितेयन। अब ये बहुत ऑफन नहीं होता कि आपको आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर 5 मार्क्स का लिखने को आ जाए, लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर लिखने को आ जाता है तो उसके अंदर जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे आप वो लिख दीजिए, और ये जो हमने ला पात्रे और ले सितेयन का हम पढ़ रहे हैं आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके आराम से 100-150 वर्ड्स हो जाएंगे एंड यू विल कंप्लीट योर आंसर। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट लर्न। शॉर्ट आंसर में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में तो ऑब्वियसली पूछे ही जा सकते हैं। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रांस के ऊपर क्या असर हुआ, बट लेट्स सी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का यूरोप के ऊपर क्या असर हुआ। ओके, आसपास यूरोप एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, फ्रांस के आसपास भी कुछ एरियाज हैं। अगर एक एरिया में कुछ हो रहा है तो क्या उसका असर बाकी एरियाज पे नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो फ्रांस की रेवोल्यूशन का यूरोप की बाकी एरियाज पे क्या असर पड़ा? लेट्स हैव अ लुक। अब जब फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई तो फ्रांस के आसपास जो जगह थी वहां पे भी सब जगह मोनार्कीज थी, वहां पे भी सब राजा रूल करते थे। और फ्रांस की जब रेवोल्यूशन हुई तो एक तरीके से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिली कि अगर फ्रांस मोनार्की से फ्रीडम पा सकता है
तो भाई हम भी अपने राजाओं से फ्रीडम पा सकते हैं। इफ फ्रांस कैन बिकम अ रिपब्लिक, व्हाई कांट वी बिकम अ रिपब्लिक? इफ फ्रेंच सिटीजन कैन गेट देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, व्हाई कांट वी गेट आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स? So in a way, it motivated people in other parts of the Europe also to carry on with their own acts of revolution. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 9th क्लास में कि कैसे जैकोबिन क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर यूरोप। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन हॉलैंड, बेल्जियम, इटली। ये जैकोबिन क्लब्स का क्या काम था? टू स्प्रेड दीज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और जो फ्रेंच आर्मीज थी, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, जब एक बार सब तरीके से हो गया, राजा को एग्जीक्यूट कर दिया। यू रिमेंबर कि पहले 1789 में रेवोल्यूशन हुई, तो उसके बाद पहले नेशनल असेंबली बनी, फिर रॉबेस्पियर जब आया तो उसने फ्रांस को रिपब्लिक ही डिक्लेयर कर दिया, और फिर वहां पे एक पॉलिटिकल सेटअप था। ये पॉलिटिकल सेटअप आने के बाद फ्रांस की जो आर्मीज थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया? दे स्टार्टेड गोइंग इन यूरोप इन डिफरेंट एरियाज एंड दे स्टार्टेड टेकिंग दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म देयर, बाकी लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए कि भाई देखो हमने कर लिया, तुम लोग भी करो। तो आपको अगर आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप लिखना आता है तो आप यही लिखेंगे दैट द बिगेस्ट आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन यूरोप वाज कि जो यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी के आइडियाज थे, उससे बाकी लोग जो राजाओं के अंडर अभी भी थे, आसपास की जो एरियाज थे, वहां पे भी लोग मोटिवेट होने लग गए। जैकोबिन क्लब्स खुल गए और फ्रेंच आर्मीज जो थी वो अलग अलग जगह जाकर ये मोटिवेशन फैलाने लग गई दैट यू मस्ट ऑल्सो कैरी आउट योर ओन एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। Now we cannot study France but not talk about rise of Napoleon. फ्रांस में जब ये सब कुछ हो गया, फ्रांस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब रेन ऑफ टेरर आया उसके बाद वो रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया, फिर रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ये सब। उसके बाद वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम था, वही नेशनल असेंबली वाला, जिसके थ्रू सरकार चलती थी। नेपोलियन जो था उसका राइज एक ऐसी कंडीशन में हुआ जहां पर जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया और वहां पे जो नेशनल गवर्नमेंट बन गई, पहले क्या था, एक राजा था तो एक राजा की सब बात मानते थे। अब पॉलिटिकल सिस्टम तो सेटअप हो गया, डेमोक्रेसी तो आ गई, लोगों को वोटिंग राइट्स भी मिले, आइडियाज ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी भी फैले, लेकिन अब क्या था, एवरीबडी वॉन्टेड टू बिकम पावरफुल। हर पॉलिटिशियन चाहता था पावर मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले। तो देयर वाज लॉट ऑफ इन फाइटिंग। फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। हर एक पॉलिटिशियन जो था वो चाहता था कि सत्ता का सबसे ज्यादा हिस्सा उसके पास आ जाए। तो इस सिचुएशन में फ्रांस की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, इट बिकेम वेरी वेरी अनस्टेबल। अब जब भी कोई चीज अनस्टेबल होती है तो उसमें क्या होता है, आपने वो कहानी पढ़ी है ना कि दो कुत्ते लड़ रहे थे, या दो कुत्ते लड़ रहे थे रोटी के लिए एक दूसरे से, और फिर बीच में एक बिल्ली आई और उस रोटी को लेकर चली गई। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ। पॉलिटिशियंस आपस में पावर के लिए खींचातानी में लगे हुए थे। नेपोलियन आया और बाजी मार के ले गया। तो अभी देखते हैं जल्दी से कि नेपोलियन का राइज कैसे हुआ। तो हु वॉज नेपोलियन? Napoleon basically was a senior general in French army. He was a senior general in French army. In 1804, he carried out a coup. 1804 में उसने एक बगावत करी, एक coup ही कैरिड आउट। और वो जो पॉलिटिशियन थे उनको सबको का टाटा बाय बाय, तुम आपस में लड़ रहे थे, अभी मैं आके बैठूंगा इस कुर्सी पे। एंड बाय कैरिंग आउट दैट कू ही बिकेम अ किंग हिमसेल्फ। तो फ्रांस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना जहां पर राजा था, पर राजा को नेशनल असेंबली के थ्रू रूल करना था। फिर उसके बाद राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया लुई 16 को, और फ्रांस रिपब्लिक बन गया, यानी कि कंप्लीट डेमोक्रेसी बन गया। उसके बाद डेमोक्रेसी बनने के बाद पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। इस सिचुएशन में नेपोलियन, जो कि फ्रेंच आर्मी का एक बहुत ही पावरफुल जनरल था, उसने इस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के एक
कू कैरी आउट किया। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, पावर का तख्ता पलट कर देना। कू कैरी आउट किया और उसने अपने आप को वापस से मोनार्क डिक्लेयर कर दिया। सो फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन रिपब्लिक एंड देन बैक टू मोनार्की अंडर नेपोलियन. So when Napoleon became the king, he was not like, he was not a perfect king, but he was not like Louis XVI. Louis XVI did not believe in ideas of democracy and equality, but Napoleon believed in the ideas of democracy, equality and all these ideas. तो जब नेपोलियन का राज आया तो ये सब आइडियाज को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला। उसने सिविल रिफॉर्म्स भी किए और उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए। सो दिस वाज राइज ऑफ नेपोलियन। दिस इज हाउ नेपोलियन रोज ऑन द पॉलिटिकल सीन ऑफ फ्रांस. If you like this lesson, then please like, share and subscribe. Please spread a word with your friends who can benefit from same lessons in social science. I will continue to bring simplified lessons for you from social science, making the subject fun for all of you. So I hope to see you all again soon. Till then, bye-bye and take care.